नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द करंट अफेयर शो में, जहां पर आपको देखने, सुनने और पढ़ने को मिलते हैं कल के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के 16 मई 2023 की जो भी घटनाएं हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसको पूछिए। और इसी के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, जो कि है हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सीबीआई के नए डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। कौन? प्रवीण सूद। ये किसकी जगह लेंगे? ये सुबोध कुमार जायसवाल उनकी ये जगह लेंगे। प्रवीण कुमार सूद जो है कर्नाटका के डीजीपी थे। इनको 2 साल का जो एक्सटेंशन मिला है। इनका जो रिटायरमेंट था वो ये रिटायर 2024 में, मई 2024 में ये रिटायरमेंट होने वाले थे। उससे पहले इनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है और ये इस पद को अब ये ग्रहण करेंगे। सीबीआई के नए डायरेक्टर जो है इनको चुना गया है। कौन चुनता है सीबीआई का जो डायरेक्टर? या उसको 3 मेंबर के पैनल होते हैं, वो उसको चुनते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि हैं रंजन चौधरी, लीडर ऑफ अपोजिशन। ये जो है 3 मेंबर की कमेटी है, ये जो है सीबीआई के डायरेक्टर को चुनती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, इसके अंदर ये जो सीबीआई के डायरेक्टर है, इनका ज्यूरिसडिक्शन इसके अंडर आता है। और ये डायरेक्टली इन्फॉर्म करते हैं PMO को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। और जो इंटरपोल रिलेटेड जो भी तहकीकात होती है, जो वर्ल्ड में जो भी इन्वेस्टिगेशन, एक प्राइम, हमारी जो सीबीआई एक प्राइमरी, और जिसको बोल सकते हैं प्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो जो भी इंटरपोल के से रिलेटेड जो भी तहकीकात होती है वो सीबीआई के थ्रू ही इंडिया में होती है। अब थोड़ा जान लेते हैं सीबीआई के बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसे तो ये यूपीएस से रिलेटेड है, लेकिन आज हम थोड़ा पढ़ लेते हैं डीप में कि सीबीआई की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ और कैसे अस्तित्व में आया। तो जान लेते हैं, कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। इसकी शुरुआत होती है, देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम इसकी जो है शुरुआत होती है, जब स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट की शुरुआत की गई 1941 में बाय ब्रिटिश इंडिया। कुछ ब्राइबरी का केस था, कुछ करप्शन के केसेस थे, उसके बेसिस पे इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है 1946, याद रखिएगा, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो 1946 ये लाया गया। उसमें जो है इसकी पूरी फॉर्मूला इस तरीके से किसको, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जो था उसको फॉर्मलाइज़ किया गया। एक फॉर्मलाइज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है इन्वेस्टिगेशन और करप्शन जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसकी जो है एजेंसी बना दी गई। उसके बाद क्या होता है, जो सीबीआई है ना, ये सीबीआई जो बनाई गई, ये बाद में इसका निर्माण हुआ। जो सीबीआई अपनी पावर जो है वो इसी एक्ट के थ्रू जो है लेती है। इसी एक्ट में जो भी लिखा गया था, फॉर्मलाइज किया गया था, वो सीबीआई जो इसी एक्ट के अंदर से अपनी जो है पावर जो है वो लेती है। उसके बाद सनातन, ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में। सनातन कमेटी जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, इस ये कब बनी? 1962 से 1964 के बीच ये कमेटी बनी। तो 1963 में फाइनली जो है सीबीआई का निर्माण हुआ। 1963, याद रखिएगा, 1963 सीबीआई का निर्माण हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसलिए टू इन्वेस्टिगेट सीरियस क्राइम्स, जो भी सीरियस क्राइम है उन इन्वेस्टिगेट करने के लिए, करप्शन जो चार्जेस होते हैं, सीरियस फ्रॉड होते हैं, चीटिंग होती है, सोशल क्राइम्स, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब इन सब को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई का जो है निर्माण हुआ 1963 में। तो संतनाम कमेटी 1963 जो है, याद रखिएगा। और ये सीबीआई जो है असिस्टेंट प्रोवाइड, कई बार जो है सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन होता है उसके भी और सीबीआई के जो काम होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं। लेकिन सीबीआई का जो मेन काम ये काम होता है, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल जो है इसको भी असिस्ट करती है, इनको भी असिस्ट करती है। तो ये भी एक इसका जो है मेन काम हो जाता है। तो आई होप आपको ये जो है समझ में आएगा। और तपन देखा, ये IB
के हमारे चीफ हैं और समंत गोयल ये रॉ के चीफ हैं। याद रखिएगा, तपन देका ये आईबी के और समंत गोयल ये रॉ के जो है चीफ हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ कोलैबोरेटेड विद WHO? Which institution has collaborated with WHO to ensure patient safety and quality control? इसका आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली और WHO ने ये एक इनिशिएटिव जो है कोलैबोरेट किया है किस बात के लिए? पेशेंट की सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल के लिए इन्होंने एक जो है कोलैबोरेशन किया है। पेशेंट हार्म एज वन ऑफ द की ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न। जैसा कि आप एक मरीज़ है वो हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए गया तो उसको अन्य बीमारी जो लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, जिससे वो ग्रस्त है वो तो है ही, और वो जो एटमॉस्फेयर है उस जैसे कि हमने कोरोना के टाइम देखा, जिसको जो कम बीमार था वो भी जो है वो उसकी भी मृत्यु जो है हॉस्पिटल में हो गई। तो ये मॉर्बिडिटीज़ जो है अन्य बीमारी लगने की जो ज़्यादा संभावना रहती है, तो इसलिए पेशेंट की सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल पर काफ़ी जो है इस पर ध्यान जब WHO ने ध्यान दिया है। तो इसके साथ एम्स दिल्ली के साथ ये कोलैबोरेट किया है। नॉट जस्ट कॉजेज लॉस ऑफ हेल्थी ईयर ऑफ लाइफ बट ऑल्सो एडवर्सली इम्पैक्ट द फिनेंशियल। देखिए, एक बीमारी होने से किसी भी व्यक्ति को ना कि उसके शरीर को पर असर उसका पड़ता है, उसके साथ साथ उसके फिनेंशियल जो है स्टेबिलिटी वो हिल जाती है, उसके सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है उस पर्सन का, उस पेशेंट का जो काफ़ी जो है डामाडोल हो जाता है। तो इस बारे में ये ओवरऑल जो है किसी भी आदमी का वेलबींग जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट एरिया है जिस पर इन दोनों ने कोलैबोरेट किया। किसने? WHO ने और एम्स दिल्ली ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। इन फिजिकल ईयर 2023 हाउ मच परसेंटेज हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन RBI's गोल्ड रिजर्व एज कम्पेयर टू FIY फिजिकल ईयर 2022? इसका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2022 में जो भी RBI का गोल्ड रिजर्व था वो 2023 में बढ़कर कितना हो गया है? तो वो 5% तक बढ़ गया है। अब कितना हो गया? अब वो 974.64 मेट्रिक टन जो हमारा गोल्ड रिजर्व है वो इतना पहुंच चुका है इन फिजिकल ईयर 2023। 5% का इंक्रीज़ हुआ है एज अकॉर्डिंग टू 2022 जो था 2022 में ये था 760.42 मेट्रिक टन। अभी एक पहुंच गया है 794.64 मेट्रिक टन। इसी के साथ मार्च 31, 2023 को हमारा टोटल कंट्री का टोटल फॉरेन एक्सचेंज कितना हो गया? 578.449 बिलियन। 578.449 बिलियन जो है ये हमारा कंट्री का टोटल फॉरेन एक्सचेंज जो है रिजर्व इतना जो है पहुंच गया है। एंड गोल्ड रिजर्व जो है 42.2 बिलियन डॉलर ये जो है इतना पहुंच गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन देखिए SSC में पूछे अब जा रहे हैं, लेकिन ये UPPCS में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। UPSC में नहीं पूछता है ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन, लेकिन आपको जो अच्छे लेवल के एग्जाम उनमें ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। अब तो SSC में भी आ रहा है। तो चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट पर। वेयर डिड नासा लॉन्च सेकेंड फुटबॉल स्टेडियम साइज हैवी लिफ्ट सुपर प्रेशर बैलून अंडर इस साइंटिफिक बैलून प्रोग्राम? तो इसका आंसर हो जाएगा वानका एयरपोर्ट न्यूजीलैंड में जो है ये फुटबॉल के साइज़ का एक हैवी लिफ्ट सुपर प्रेशर बैलून जो है इसको छोड़ा गया है। 100 से ज़्यादा 100 दिन या 100 से ज़्यादा दिन जो अर्थ की अपर एटमॉस्फेयर है ना उसमें जो है रहेगा, और वहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेशन या फिर जो भी मिशन है उसमें जो है हेल्प करेगा नासा के साइंटिस्ट की जानने के लिए कुछ जो भी वो जानना चाहते हैं। ये दूसरी बार है। पहला बैलून इन्होंने अप्रैल 16 को जो है ये इसी टाइप का जो बैलून है अप्रैल 16 को जो रिलीज़ किया था। द मिशन इज़ परफॉर्मिंग इसी के साथ आपको जानने को मिलेगा यूरो स्पेस सेंटर कहाँ पर है? ये बेल्जियम में है। नारो स्पेस सेंटर कहाँ पर है? ये साउथ कोरिया में है। और कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ पर है? ये USA में है। तो ये भी एक कुछ डिटेल्स हैं जो ऑप्शन में मैंने दिए थे। नेक्स्ट पर तो इसका आंसर हो जाएगा 70 मिलियन पीपल जो है
How many internally displaced people were recorded worldwide as the end of 2022? 2022 में कितने आदमी जो है या कितने कितने लोग जो है डिस्प्लेस्ड हुए हैं अपनी जगह से? तो इसका आंसर हो जाएगा 71 मिलियन। 71 मिलियन जो पीपल है वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए हैं। वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, मतलब कि अपनी जगह से दूसरी जगह रीलोकेट हुए हैं या इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं, जहाँ पर वो थे अब वो अब दूसरी जगह पर हैं। तो वो कौन कितने हैं? 71 मिलियन ऐसे लोग हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। ये रिपोर्ट किसने दी? ये रिपोर्ट दी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। एनुअल रिपोर्ट में ये जो है ये खुलासा हुआ है कि 71 मिलियन पीपल जो हैं अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह बस गए हैं या उन्होंने रीलोकेट हो गए हैं। कारण क्या है? कारण आप जान सकते हैं, यूक्रेन वॉर। पाकिस्तान में जो फ्लड आया था उसकी वजह से 8.2 मिलियन पीपल वहाँ से डिस्प्लेस हुए। जो यूक्रेन की वॉर की वजह से 17 मिलियन पीपल वहाँ से डिस्प्लेस हुए। 8.2 मिलियन ये, 17 मिलियन ये। 17 मिलियन का मतलब क्या? मतलब 1,70,00,000 लोग जो हैं ये वहाँ से डिस्प्लेस हुए। और जो गृह युद्ध जैसे सीरिया में था, अफ़गानिस्तान में, कुछ अफ्रीकन नेशन है जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यूक्रेन का हमने बात किया, कोलंबिया, इथोपिया, नाइजीरिया, सोमालिया, सूडान, ये जो देश हैं अफ्रीका के, यहाँ से भी लोग काफ़ी डिस्प्लेस हुए हैं। 1/3 तो केवल इन देशों से ही जो है डिस्प्लेस हुए हैं लोग। 1/3 आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बहनें जो है वहाँ पर हालात है कि वहाँ पर लोग भी नहीं रह सकते। नंबर ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल वर्ल्ड वाइड रीच अ टोटल रिकॉर्ड हाई 71.1 मिलियन बाय द एंड ऑफ 2022, 20% हाइयर दैन 2021। 2021 में था उससे 20% ज़्यादा जो है इस 2022 में डिस्प्लेस हुए। कारण कई सारे हैं। कारण आपको पता ही है, एक यूक्रेन वॉर हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर, एक पाकिस्तान का ये फ्लड जो आया था, अफ़गानिस्तान, सीरिया, वहाँ से लोग डिस्प्लेस हुए। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु बिकेम द 82nd ग्रैंड मास्टर? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रणीत वुल्लुपला। अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूँ, वुल्लुपला जो है, इनको ये खिताब दिया गया है। 82nd ग्रैंड मास्टर जो है ये चुने गए हैं। और इससे पहले विश्वनाथ आनंद सबसे पहले ग्रैंड मास्टर थे जिन्होंने 1988 में खिताब जीता था। और कोनेरू हम्पी ये पहली महिला थी, फर्स्ट फीमेल। याद रखिएगा, फर्स्ट फीमेल कौन थी? कोनेरू वम्पी, ये फर्स्ट फीमेल थी। और इंडिया का जो यंगेस्ट बोल सकते हैं वो थे रमेश बाबू प्रागना आनंदा। ये सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर जो है ये बने थे। अब फिलहाल 82 कौन बने हैं? ये बने प्रणीत वापुला। इन्होंने यूएस के कंटेंडर को जो हराया है। तो इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया इंडोनेशिया बायलैटरल एक्सरसाइज दैट हेल्ड इन बैटम इंडोनेशिया? इंडोनेशिया के बैटम शहर में ये एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है समुद्र शक्ति 23। समुद्र शक्ति 23 ये इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें कि हमारे INS कवारती, डोनियर मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एंड चेतक हेलीकॉप्टर, इन तीनों ने इसमें भाग लिया है इस एक्सरसाइज में। एम क्या होता है इस एक्सरसाइज का? टू इनहेंस इंटर ऑपरेबिलिटी। मोस्टली जो ज़्यादातर जो भी एक्सरसाइज होते हैं उनका यही एम होता है कि इंटर ऑपरेबिलिटी, असमंजस जो है कैसे जो है हम बैठा सकते हैं दो जो आर्मी या फिर नेवीज़ या फिर दो जो है उनके बीच। एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन बोथ द नेवीज़, दो नेवीज़ के बीच कैसे म्यूचुअल कोऑपरेशन जो है वो बैठ सकता है। INS कवारती, इसके बारे में जानते हैं। ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक कारवेट है इंडियन नेवी की, जो कि बनी थी प्रोजेक्ट 28 के अंदर। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ जॉइंट ऑपरेशन बाय NCB एंड इंडियन नेवी ऑफ द केरला कोस्ट? अभी केरला कोस्ट पे NCB ने और इंडियन नेवी ने ये एक अभियान चलाया। उस अभियान का नाम क्या था? उस अभियान का नाम ड्रग्स, जिसकी वैल्यू लगभग 15,000 करोड़ आकी गई है। ये कहाँ से आया था? ये पाकिस्तान से आने की जो है पूरी संभावना है। पाकिस्तान के द्वारा ये
इम्पोर्ट हुआ था 25,000 kg, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जो इंडियन ओशन को जो है, जो भी ड्रग सप्लाई होता है इंडियन ओशन के थ्रू, या जो भी ये इलीगल काम है ये होते हैं, उसके लिए एक मुहिम है। जो ड्रग ट्रैफिकिंग जो होता है उसके रोकथाम के लिए ये मुहिम चलाई गई एनसीबी और इंडियन नेवी के द्वारा। इसी के साथ हमने पढ़ा था कि विशेष जो HDFC के द्वारा जो है चलाई गए अभियान है, ये इसरो ने स्टार्ट किया, और ये ऑपरेशन मर्यादा यूके पुलिस ने स्टार्ट किया। और इसके साथ आ जाते हैं नेक्स्ट पर, विच सिटी वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ट्रैक प्रोसेस ऑफ HDC सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ट्रैक करने वाली पहली सिटी कौन सी बन गई है? ये बन गई है भोपाल। मध्य प्रदेश का भोपाल शहर जो है अब पहला इंडियन सिटी होगी जो कि ट्रैक करेगा प्रोग्रेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो भी हैं उनको जो है ट्रैक करेगा। 2015 की बात है। 2015 में जो है 193 जो मेंबर हैं UN के, उन्होंने ये UN के द्वारा अडॉप्ट किया गया था एजेंडा 2030, जिसके अंदर 17 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो रखे गए थे और 169 जो है टारगेट जो है रखे गए थे। इनको अचीव करने के लिए कहा गया था हर एक देश के द्वारा। जो भी मेंबर स्टेट है वो अपनी प्रोग्रेस जान सकते हैं कि कितनी प्रोग्रेस हुई है टूवर्ड दिस वॉलंटरी नेशनल रिव्यू जो कि सबमिट करनी होती है UN हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम को। उनको ये जो है सबमिट करना होता है ताकि वो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है आपकी उस पर आपको जो है उसका रिव्यू कर सकें। तो इसमें जान लेते हैं कुछ, जैसे कि ये जो भी 17 जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि नो पॉवर्टी, ये लक्ष्य चुना गया कि नो पॉवर्टी जो है किसी भी देश में कोई भी पॉवर्टी जो लाइन से नीचे नहीं रहेगा कोई भी आदमी। ये तो खैर जुल्मेबाजी है, इसे होने वाला कभी है नहीं। ज़ीरो हंगर, पॉवर्टी की तो आज तक डेफिनेशन जो है हर देश की अलग अलग है, तो ये ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन सबको मिले, जेंडर इक्वलिटी जो है हर देश में जेंडर इक्वलिटी हो, सम्मान सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, हर किसी को क्लीन वाटर और सैनिटेशन की सुविधा हो, अफोर्डेबल एंड क्लीन वाटर, हर किसी को अफोर्डेबल और क्लीन वाटर मिले, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल cities and communities, responsible consumption and absorption, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution, और 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल। ये 17 जो है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है रखे गए, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा इनके नज़दीक पहुंचने का जो है निर्णय लिया गया। तो उसी के मद्देनज़र जो है ये भोपाल जो शहर पहला शहर बना है, ये ट्रैक करने वाला जो है वॉलंटरी नेशनल रिव्यू, जो कि इसमें जो है लोकल जो लेवल है ना वो जो है पार्टिसिपेट करेगा अपना रिव्यू देने के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक कदम है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। हाँ, आ जाते हैं नेक्स्ट पर। हमने अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली जो है बनाया, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है। 1993 में पहली बार इसका जो है ये पिक्चर में आया। रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी अटैचेस टू फैमिलीज़। देखिए जैसे जैसे हम देख रहे हैं अब, पहले सब साथ रहते थे, अब जो धीरे धीरे जो है साथ जो है वो जो मिक्स फैमिली है वो धीरे टूट कर, अब आपको रेयरली मिक्स्ड फैमिली मिलेगी, वो टूट कर न्यूक्लियर फैमिली जो है हम कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होने के बावजूद जो है हम अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं। तो इसीलिए ये रिफ्लेक्ट जो है आदमी के पूरे वेलबींग पर इसका असर पड़ता है। तो इसलिए इसी को अवेयर करने के लिए ये दिन हम मनाते हैं। इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ इशूज़ रिलेटिंग टू फैमिलीज़। जो फैमिली रिलेटेड इशूज़ हैं
उनके बारे में अवेयर करने के लिए ये दिन हम बनाते हैं। थीम इस बार की हो जाएगी डेमोग्राफिक ट्रेंड एंड फैमिलीज़। The International Day of Families was established on May 15th in 1994 because of the United Nations decided the families were significant enough to merit their own day of recognition. It is an opportunity to look back on the work begun in 1994 and to reorganize the values of families, individual, society, culture and all over the world. हम ताकि ये अवेयर कर सके कि हर एक फैमिली कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो फैमिली कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी एक आदमी के लिए, किसी भी एक औरत के लिए भी, या किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है उसके, और हम कैसे फैमिलीज़ की जो कोर वैल्यू है उससे बंद कर एक अच्छे से फैमिली को बाउंड कर सकते हैं। और इंडिया जो है ये देखिए इतिहास रहा है, भारत जाना इसलिए जाता है कि फैमिली को कैसे इकट्ठा रहकर हम खुश रह सकते हैं। कितनी विविधता है भारत में, उसके बाद भी हम जो है एक मिसाल बनकर हमेशा दूसरे के सामने हम उभरे हैं कि विविधताओं में एकता, कैसे हम एक दूसरे के साथ मिलकर हंस खुशी जो रह सकते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक फैमिली में देखिए कई सारे व्यू हो सकते हैं, तो उन व्यू को एक धागे में पिरोकर एक माला जो है सुंदर माला बनाना, वही एक फैमिली का जो एक नारा है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी के साथ प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि और मोटिवेशन मिल सके। और मैं और रेगुलर देखिए वीडियो तो आ ही रही है और मैं कि ट्राई करूँगा कि और जो है आपको जैसे कोई नेशनल पार्क हो गया उसको भी अच्छे तरीके से समझाया जाए और कुछ टॉपिक उनको लिया जाए, पॉलिटिकल टॉपिक लिए जाए, समझाए जाए आपको। तो इसी के साथ विदा दीजिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए हमेशा और हमेशा मुस्कुराते रहिए। एग्ज़ाम की टेंशन मत लीजिए, हमेशा थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर काम करते रहिए, थोड़ा कुछ नया सीखते रहिए, रोज़ रोज़ आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।